Good evening. Today topic is cold testing and fault finding procedure. So this model is particular uh, 183 IKDZ October 2025 manufacturer model, which is our factory model. And in this piece model, we are using control board Elgin. So Elgin control board, the basic uh, wiring diagram and block diagrams we will discuss here. तो ये आप देखें इंडोर पीसीपी का व्यू है और ये आउटडोर पीसीपी का व्यू। सो इंडोर पीसीपी के अंदर अगर हम लोग बात करें अक्टूबर 2025 मॉडल 183 IKDZ कंट्रोल बोर्ड एलजी का, तो इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों साइड जो है BLDC मोटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो इंडोर पीसीबी के अंदर हम लोग अगर देखें इसमें नॉर्मली आई आईओटी इंटरनेट ओवर थिंग जो कनेक्शन है ये नहीं मिलेगा, यानी कि स्मार्ट के फीचर्स इसमें नहीं है। देन यहाँ पर आप देखें ऑडियो पावर रिले, यानी कि जो इंडोर पीसीबी है उस पे आपका रिले लगा हुआ है और रिले के थ्रू जो है वो सिंगल फेस को कट ऑफ करके आउटडोर पीसीबी को सप्लाई दी जाती है और न्यूट्रल जो है वो कॉमन रहेगा। सो ये रिले के थ्रू देने का एक ये इसका बेनिफिट होता है कि कभी भी अगर आउटडोर साइड में कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड होता हो, अ, जिसकी वजह से हो सकता है कि पीसीपी में फायर के चांसेस बन जाते हो, तो इन सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए, नुकसान ना हो, कोई ऐसा फायर का चांसेस ना हो शॉर्ट सर्किट होने पर, ये क्या होगा, रिले आपका सॉलिड स्टेट रिले है तो ये पीटीसी की तरह काम करता है बेसिकली, और ये आपका कट ऑफ कर देगा। तो जैसे ही जो पीटीसी मटेरियल रिले के अंदर यूज करते हैं सॉलिड स्टेट रिले के अंदर, तो रिले जो है वह लाइव सप्लाई जो है वो कट ऑफ कर देगा, तो फर्दर कोई भी डैमेज जो होगा उससे वो बचाया जा सके। एंड देन सिग्नल वायर कम्युनिकेशन में आप देखें अगर, सिंगल वायर में ये कहता है, बेसिकली ये सिग्नल के लिए होता है हमारा, जिसे हम लोग सीपी कहते हैं समटाइम, कम्युनिकेशन पल्स। तो सिंगल केबल से ही इसमें आपका डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव दोनों ही इसमें एक ही वायर से आपका होगा। एंड एक लाइव हो गया, न्यूट्रल हो गया, सीपी हो गया, देन ग्राउंड हो गया, यानी कि 4 कोर केबल से आउटडोर को कनेक्ट करते हैं, जबकि इंडोर के पीसीपी जो है वो आपका 3 कोर केबल से ही कनेक्ट होता है, न्यूट्रल फेस और आपका अर्थिंग। इस पीसीबी के अंदर, इंडोर पीसीबी के अंदर और भी डिपार्टमेंट है, जैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेंस कंट्रोल। इसमें आप देखें अगर, ये आपका सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल लूवर्स है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि जो मोटर है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इसके अंदर लगा हुआ है। हॉरिजॉन्टल लूवर्स जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल मोटर से ही कंट्रोल होगा लूवर्स, और वर्टिकल लूवर्स वाला जो है वर्टिकल मोटर से ही होगा। ये जो मॉडल है हमारा फोर वे स्विंग है, तो इसको हम लोग यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल विंड कंट्रोल दोनों ही मोटर अवेलेबल हैं इधर, 4 वे। देन रूम टेम्परेचर सेंसर,
जो कि रूम के अंदर आपको पता ही है कि जब भी आप एयर कंडीशनिंग ऑन करते हैं, सो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन होता है वो रूम सेंसर से ही मशीन के माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है कि मशीन को फर्दर जो अपना परफॉर्मेंस है वो कूलिंग मोड पे रखना है या उसको फैन मोड पे रखना है। अगर मशीन ऑटो पे है तो फिर मशीन ऑटोमेटिकली सबसे पहले वो रूम सेंसर का टेम्परेचर सेंस करेगा, और रूम के अंदर टेम्परेचर ऑलरेडी सेटेड टेम्परेचर से के आसपास है या उससे अबव है। सपोज रूम के अंदर जो टेम्परेचर है आपका वो 21 डिग्री है और आपने मशीन का जो रनिंग टेम्परेचर 26 डिग्री सेट किया हुआ है, इन दैट केस ऑटोमेटिक मोड पे क्या होगा आपका कि मशीन जो है वो फैन मोड पे ही आपकी स्टार्ट होगी। क्योंकि ऑटो मोड पे आपने रखा हुआ है तो सबसे पहले रूम सेंसर जो है वो इंफॉर्मेशन देगा मशीन को कि रूम के अंदर जो टेम्परेचर है वो तो 21 डिग्री है, और जबकि सेट टेम्परेचर जो है मशीन का वो सेट किया हुआ है 26। तो इस केस में आउटडोर यूनिट स्टार्ट नहीं होगा, कूलिंग मोड पे नहीं चलेगा मशीन। देन इसके अलावा नॉर्मली जब आप मशीन रन करेंगे तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आपका रूम सेंसर के थ्रू ही माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है। और आउटडोर के केस में आप देखें अगर, सो जो एयर सेंसर है, एयर सेंसर के थ्रू जो है आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है आउटडोर पीसीबी के माइक्रो कंट्रोलर को। और दोनों माइक्रो कंट्रोलर जो है आपस में सिंक होते हैं कम्युनिकेशन सीपी के थ्रू, और 3 मिनट का प्रोग्राम के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से वो कमांड देंगे और इंडोर आउटडोर अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंसर इसमें जो है वो आपका एवापोरेटर कॉइल के ऊपर जो सेंसर, इसे पाइप सेंसर कहते हैं हम लोग। पाइप सेंसर बेसिकली ये एवापोरेटर कॉइल के ऊपर सरफेस पे लगा होता है। इसका मेजर जो रोल है आपका, अभी जो जितने भी मॉडल एसी है, मॉडल एसी के अंदर अगर रेफ्रिजरेंट नहीं है अगर, या गैस लीकेज होता है अगर, सो उस केस में क्या होता है बेसिकली कि जो एवोपरेटर कॉइल के ऊपर जो टेम्परेचर बनता है 5 to 6 डिग्री टेम्परेचर, अगर उसमें चेंजेस होते हैं, अगर वो नहीं बनता है वहाँ पर, तो किसी रीजन से अगर वहाँ पर टेम्परेचर 5 to 6 डिग्री सरफेस नहीं होता है टेम्परेचर, तो जो थर्मिस्टर है उस थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर बेस पे ही वो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होता है। और रेफरेंस वोल्टेज जो भी मिलेगा माइक्रो कंट्रोलर को, उससे वो अंदाजा लगाएगा कि मशीन एज पर प्रोग्राम मशीन तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो टेम्परेचर वहाँ 5 to 6 डिग्री डिफरेंस नहीं मिला उसको सेंसर को, सो रेफरेंस वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी। और माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम में अगर वो चेक करेगा तो वो देखेगा कि या तो मशीन में गैस नहीं है। अगर गैस नहीं है तो उस केस में वो आपका आ, ल- आ, गैस लीकेज का प्रोग्राम बता देगा। पहले ये आपका अगर यहाँ पर एवापोरेटर कॉइल के ऊपर किसी रीजन से अगर आइस फॉर्मेशन होता है, आइस जम जाती है, चाहे एवापोरेटर कॉइल क्लीन ना हो, फिन्स उसके ब्लॉक हो, या ब्लोअर स्पीड अगर लो हो, या गैस कम है अगर सिस्टम में, तो भी आपका आइस फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं एवापोरेटर कॉइल के ऊपर। आ, तब भी मशीन को प्रोटेक्शन में डालना जरूरी है। सो उस केस में जब आपका टेम्परेचर -डिग्री में चला जाएगा तो सो यहाँ पर क्या होगा आपका, अगेन जो थर्मिस्टर है उस थर्मिस्टर का वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद जो भी रेफरेंस वोल्टेज माइक्रो कंट्रोलर को, इंडोर के ऊपर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है उसको जब मिलेगा, तो उस सैम्पलिंग वोल्टेज को जो है एरर के साथ जो है मैच कराया जाएगा, यानी कि एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल इंफॉर्मेशन के साथ जब उसको कंबाइंडर के अंदर जब चेक करेंगे तो वो उसको
आपका एरर जो है वो फ्रीजिंग का एरर बता के उसको मशीन को कट ऑफ कर देगा, बंद कर देगा। सो ये काम है हमारे रूम सॉरी एवापोरेटर कॉइल के। साथ में ह्यूमिड, जो ह्यूमिडिटी हम लोग कंट्रोल करते हैं, उस ह्यूमिडिटी को भी ये सेंस करता है, और उसके ऊपर भी जो है अपना परफॉर्मेंस चेंज करेगा, क्योंकि एयर कंडीशनिंग जो है वो आपका कूलिंग के साथ साथ ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है। सो ह्यूमिडिटी कंट्रोल अगर ज़्यादा है, अगर एयर में मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा है, उस केस में उसको फिर से कंफर्ट लेवल, जो ह्यूमन कंफर्ट लेवल है, उसको वहाँ पर मेंटेन करेगा। और अगर ह्यूमिडिटी कम है ड्राई सीजन के अंदर, आपने देखा होगा दैट टाइम वहाँ पर, तब भी उसका जो टेम्परेचर है डिफरेंस चेंज होगा, और वहाँ पर फिर उसी हिसाब से वो अपना रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो कंट्रोल करेगा। सो रूम सेंसर और आपका पाइप सेंसर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंसिंग पार्ट के लिए, क्योंकि मशीन जो है वो कूलिंग करती है, और कूलिंग जो है वो आपका टेम्परेचर बेस्ड डिफरेंस जो चेंज होगा। और थर्मिस्टर जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मल प्रॉपर्टी पे ही वो अपना रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करता है। तो रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करेगा तो वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होती रहेगी टेम्परेचर के हिसाब से। तो सैम्पलिंग जो है वो माइक्रो कंट्रोलर को मिलेगा। माइक्रो कंट्रोलर अपने कंबाइनर के डिपार्टमेंट में चेक करेगा क्या इनपुट वोल्टेज आया है, और उस इनपुट वोल्टेज के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस उसको जारी रखना है अपना, वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, इस मॉडल के अंदर जैसे कि हमने पहले बताया कि इंडोर यूनिट के अंदर भी इसमें बीएलडीसी मोटर है। अब पीजी मोटर यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2025 और 26 से, स्पेशली इन 2026 जो नया स्टार रेटिंग स्टार्ट हुआ है, उस स्टार रेटिंग में आप देखें अगर, तो मशीन का जो ISER है वो बढ़ गया है, वैल्यू बढ़ गया है। सो जब ISER का रेटेड बढ़ जाएगा, रेटिंग बढ़ेगा आपका, तो नंबर ऑफ स्टार बढ़ेंगे। नंबर ऑफ स्टार जब बढ़ेंगे आपके, तो इसका मतलब मशीन का जो पावर कंजप्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। सो मशीन का पावर कंजप्शन कम करने के लिए मशीन के अंदर यूज होने वाले जो कंपोनेंट्स है वो भी एनर्जी एफिशिएंट वाले यूज करने होंगे। सो इसीलिए यहाँ पे BLDC मोटर यूज करते हैं। सो BLDC मोटर के अंदर आप अगर देखें तो इसमें ये 5 वायर कंट्रोलर वाला मोटर है। 5 वायर इसलिए हम लोग कहते हैं इसको, क्योंकि इसके मोटर के अंदर ही बिल्ट इन कंट्रोलर IC होता है, जो कि UVW तीनों बाइंडिंग को जो है कंट्रोल करता है आपका। सो नेक्स्ट इज, सो ये वाला पीसी मोटर इसमें नहीं है, तो इसीलिए क्रॉस किया गया है, और ये BLDC मोटर इसके अंदर है। तो दिस पार्ट ऑलरेडी कवर्ड। सो इंडोर यूनिट का हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। आउटडोर PCP के ऊपर अगर आए हम लोग, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें सबसे पहले पावर सेक्शन है, जिसमें एक DC टू DC सप्लाई है, जो कि DC टू DC स्टेप डाउन सप्लाई है, जिसमें आपका आप डायरेक्टली इंडोर से जो रिले के थ्रू लाइव को आप कंट्रोल ऑन ऑफ कर रहे हैं। ऑन ऑफ कर रहे हैं किस सिचुएशन में करते हैं, ये आपको पता ही है कि जब आप मशीन को ऑफ कर देंगे, स्टैंड बाई में कर देंगे, तो कुछ टाइम के बाद जो है वो आपका रिले ऑफ हो जाएगा, तो आउटडोर की सप्लाई टोटली कट ऑफ हो जाएगी। सो ये अच्छा है रिले होना, क्योंकि ये एक सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है, आगे इसका काम आता है बहुत। देन न्यूट्रल डायरेक्टली आप देते हैं, कॉमन सप्लाई लेते हैं न्यूट्रल का। सो न्यूट्रल फेस आप यहाँ पे दे रहे हैं, AC वोल्टेज अल्टरनेट करंट देते हैं, 220 240 वोल्ट आपका यहाँ पे आएगा। क्योंकि जो कंट्रोल बोर्ड है, वो उस कंट्रोल बोर्ड के अंदर टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को रन करने के लिए हमेशा वो DC वोल्टेज पे, डायरेक्ट करंट पर उसको रन कराया जाता है, बल्कि AC पे नहीं चलता है। तो
एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करेंगे। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसमें स्टेप डाउन एसएमपीएस लगाया गया है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर हम लोग कह रहे हैं। सो डीसी टू डीसी कन्वर्टर जब करेंगे, सो इसमें माइक्रो कंट्रोलर भी है। माइक्रो कंट्रोलर को कितना वोल्ट चाहिए, उसमें 5 वोल्ट चाहिए उसको। देन रिसेट वोल्टेज चाहिए 1.5 वोल्ट। सो फिर आईपीएम है, वहां पर आईपीएम के लिए भी चाहिए आपका 12 वोल्ट चाहिए आईपीएम के लिए, 5 वोल्ट चाहिए आईपीएम के लिए। फिर डायरेक्टली अनरेगुलेट जो वोल्टेज होती है वो 270 वोल्ट टू 290 वोल्ट डीसी दिया जाता है। बेसिकली ये अनरेगुलेट नहीं कहा जा सकता। अनरेगुलेट वोल्टेज तब तक रहती है वो जब तक कि मशीन का 3 मिनट का प्रोग्राम का जो टाइमिंग है मशीन आउटडोर स्टार्ट होने का, उससे पहले जो है वो आपका अनरेगुलेट वोल्टेज होता है। क्योंकि रेगुलेट वोल्टेज तब होगी जब आपका मशीन ऑन होने का कमांड आएगा इंडोर से आउटडोर के लिए। तब उसमें जो पीएफसी सर्किट है वो काम करेगा, जो कि रिएक्टर के थ्रू 270 वोल्ट डीसी डायरेक्टली हम लोग देते हैं उसके थ्रू रिएक्टर एक आईजीबीटी के ऊपर। और आईजीबीटी क्या करेगा, आपका स्विच करेगा। और आईजीबीटी का जो स्विच है, जिसे पैम कहते हैं हम लोग, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये कंट्रोल किया जाता है आपका माइकम के थ्रू, सीपीयू आईसी के थ्रू, जो आउटडोर पीसीबी में होता है। और यहाँ से इसकी कंट्रोलिंग डिपेंड करेगा आपका मशीन के परफॉर्म मशीन का परफॉर्मेंस मीन्स जो कंप्रेसर का क्या रिवॉल्व साइकिल रहने वाला है। जैसे कि अगर इन्वर्टर एसी है, तो इन्वर्टर एसी के अंदर हमेशा जो है वो कंप्रेसर सॉफ्ट स्टार्ट होता है। कभी भी टॉर्क के साथ स्टार्ट नहीं किया जाता उसको, 6-7 एम्पियर के साथ, बल्कि उसको बहुत ही मिली एम्पेयर के अंदर जो है उसको ऑपरेट किया जाता है कंप्रेसर को। आप फ्रिक्वेंसी देखें अगर उसकी, तो मिनिमल फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है, जो करंट आप देखेंगे अगर, तो 200 मिली एम्पर पर जो है आपका कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट होता है। यानी कि बहुत सॉफ्ट स्टार्ट होता है। सॉफ्ट स्टार्ट होने का कुछ बेनिफिट भी है, कुछ ड्रॉबैक भी हैं। इन्वर्टर के अंदर ये दोनों चीजें हैं, इसीलिए आ, कभी भी अगर कंप्रेसर में इन्वर्टर के कंप्रेसर में स्पेशली अगर ऑफ सीजन में जैसे मशीन चलती नहीं है, और जब आप सीजन आने पे स्टार्ट चलाते हैं मशीन को, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हो सकता है कि आपका जो कंप्रेसर है वो बहुत मिली एम्पेयर के अंदर जो करंट टॉर्क है वो बहुत मिनिमल होता है, इसलिए हो सकता है कि वो स्टार्ट ना हो समटाइम। उसको टाइम भी लगता है कई बार, कि आपने एक बार ऑन किया, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ऑन नहीं हुआ, फिर सेकंड अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली मशीन अपना सेकंड अटेम्प्ट लेती है, तो कई बार चल भी जाती है मशीन। तो स्पेशली लंबा टाइम बंद होने के बाद ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है बेसिकली, ये प्रॉब्लम आती है इंस्टॉलेशन। अगर आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर आपने फ्लैशिंग नहीं की है, या प्रॉपर डी वैक्यूमिंग नहीं किया है, किसी रीजन से उसमें डस्ट पार्टिकल या एयर मॉइस्चर आया हुआ है, जो कि कंप्रेसर के मैकेनिज्म को हो सकता है कि रस्टिंग की वजह से वो आपका रोटर स्टक हो गया हो। तो ये रीजन हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा जो है हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि भाई क्वालिटी इंस्टॉलेशन कंपनी से ही कराएं जब भी आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं। कंपनी के सर्विस फ्रेंचाइजी से ही काम करवाएं, ताकि वो फ्लैशिंग करे, नाइट्रोजन फ्लैश करे, पैरेलली मशीन को डी वैक्यूमिंग करे, और उसके बाद जो है वो मशीन को चलाए। तो ये आगे मशीन की जो परफॉर्मेंस है, इसीलिए कहते हैं कि भाई मशीन की परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में कैसे रहने वाली है, ये डिपेंड करेगा आपका क्वालिटी इंस्टॉलेशन के ऊपर, कि कितना टाइम दिया है उसने, इंजीनियर ने या टेक्नीशियन ने जब इंस्टॉलेशन किया था। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो 3 मिनट के बाद जब आपका कमांड आएगा आउटडोर के लिए, जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा,
तो आईपीएम को डायरेक्टली जो हम लोग जो अनरेगुलेट वोल्टेज 270 बोल रहे हैं, अब ये वोल्टेज जो है, जैसी कमांड आएगा तो आईजीबीटी के थ्रू कंट्रोल पैम कंट्रोलिंग जो है दी जाएगी आईजीबीटी को, और ये कंट्रोल करेगा, आपका स्विचिंग स्टार्ट करेगा आईजीबीटी। तो वहां पे जो 270 वोल्ट डीसी है वो स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल मीन्स अनरेगुलेट नहीं रहेगा वो। फिर जैसे जैसे धीरे स्लोली मशीन स्टार्ट होगी, मशीन का जो कंप्रेसर का रिवॉल्व साइकिल बढ़ेगा, और करंट भी धीरे धीरे से रेस करेगा ऊपर की तरफ, और प्रेशर जो है, गैस का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे से ड्रॉप करेगा। सो प्रेशर ड्रॉप करेगा और करंट इंक्रीज करेगा। और एक टाइम पर ऐसा होगा कि जो R32 की जो मशीन है, 250 PSI से डायरेक्टली ड्रॉप डाउन हो करके 150 PSI पर आके स्टैंड करेगा। और जो एम्पियर है आपको धीरे स्लोली जो मशीन के ऊपर रेटेड करंट मेंशन किया गया वहां तक पहुंच जाएगा। तो मशीन आपकी जो है वो फुल लोड पे मशीन कह सकते हैं, आपकी आपकी मशीन अभी स्टैंड हो गई है। उस केस में आप देखेंगे वहां पर जो वोल्टेज है जितना चाहिए, जो आपका फुल आरपीएम पे चल रहा है कंप्रेसर, यानी फुल लोड पे जब मशीन चल रही होगी, तो वहां पे जो बनने वाला जो वोल्टेज है वो आपका हायर साइड रहेगा। हो सकता है समटाइम 290 वोल्ट, डिपेंड कि अगर 2 टन का है तो वहां पर हो सकता है 310 वोल्ट तक, 310 वोल्ट तक वो डीसी तक वो पहुंच सकता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं आईपीएम के ऊपर जो सप्लाई देते हैं हम लोग। आईपीएम के अंदर जैसे कि हमें पता है उसका स्ट्रक्चर, आप कंस्ट्रक्शन देखें आईपीएम का, तो उसमें 6 आईजीबीटी इनसाइड होता है। वो एक कॉम्पैक्ट बॉक्स है एक्चुअली आईजीबीटी, सॉरी आईपीएम आईसी के अंदर 6 आईजीबीटी हैं, जो कि 3 जो है वो आपका पॉजिटिव साइड हैंडल करेंगे, और 3 जो है वो करंट साइड नेगेटिव पोर्शन को हैंडल करेंगे, जिसके थ्रू आपका कंप्रेसर का जो यूवी डब्ल्यू तीनों जो पोल हैं आपके, वो डायरेक्टली इन 6 आईजीबीटी के थ्रू जो है हैंडल किया जाएगा। अल्टरनेटिवली उसको जो है स्विच कराया जाता है बाइंडिंग को। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कंप्रेसर है बेसिकली उसकी बाइंडिंग जो है वो फ्रिक्वेंसी पर, क्योंकि आईजीबीटी जो आपके ऑन ऑफ जो होता है आपका, जो पल्स के थ्रू, जो पैम के थ्रू जो आपका उसका हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, उस साइकिलिंग को जो कंट्रोल किया जाता है वो ऑन ऑफ करके अल्टरनेटिवली छह जो 6 आईजीबीटी है उनको 1 बाय 1 जो है वो आपका एट ए टाइम 2 आईजीबीटी आपके फंक्शनल रहेगा। तो और ये बहुत तेजी से ये काम करते हैं। और इस साइकिल को या इस पल्स कंट्रोलिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं आपका फ्रीक्वेंसी। सो उस फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जो है आपका, क्योंकि वोल्टेज भी चाहिए होगा, स्विचिंग तो फ्रीक्वेंसी तो हो गया आपका जो कंट्रोल कर रहा है उसको अल्टरनेटिवली आईजीबीटी को, लेकिन जो बाइंडिंग के अंदर जो आपका ईएमएफ बनेगा, बैक ईएमएफ बनेगा, उसके उसमें आप जब आप वोल्टेज पास करेंगे उसमें अगर, और अनदर साइड कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग सिस्टम, तो जो रोटर है आपका वो मूव करेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 360 डिग्री पे आपका रोटर जब मूव करेगा। सो ऐसा कंस्ट्रक्शन है कंप्रेसर के अंदर कि उसका जो परमानेंट मैग्नेट है कंप्रेसर का, रोटर जो है उसके ऊपर परमानेंट मैग्नेट है। और जो 3 बाइंडिंग है यूबी डब्ल्यू, वो ऐसे अलाइन है उस कंप्रेसर के चारों तरफ से कि अगर एक बाइंडिंग अगर आपका ऑन हो तो 120 डिग्री तक आपका वो रोटर को मूव करे, और अगला अपनी तरफ पुल कर सके उसको 120 डिग्री। सो तीनों बाइंडिंग के ऊपर 120 डिग्री के एंगल में जो है वो आपके डिजाइन होते हैं, जो कि 360 डिग्री रोटर को जो है पुल और पुश करेंगे। सो आईपीएम को वोल्टेज दे दिया आपने। एसएमपीएस के लिए जो हमने बताया कि जो 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, समटाइम 12 वोल्ट जो है वो 15 वोल्ट डीसी भी हो सकते हैं आपका। 5 वोल्ट जो है वो आपका हो सकता है
वो दिया जाता है आपका माइक्रो कंट्रोलर के लिए। फिर वहीं से 5 वोल्ट दिए जाते हैं आपका जो उसमें रैम लगा होता है, या समटाइम ईप्रोम भी यूज किया जाता है। कई बार जो है सीपीयू आईसी के अंदर ही सारा कुछ बिल्ट इन होता है, अलग से आपको ईप्रोम नहीं मिलेगा, कई बार उसमें फ्लैश नहीं मिलेगा अलग से। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी कॉम्पैक्ट हो रही है, तो कम से कम कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, सो मल्टीपल मल्टीटास्किंग कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। सो उसके अंदर ही आपको सीपीयू के अंदर ही आपको इप्रोम वाला पार्ट भी मिल जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि आउटडोर पीसीपी में जो है वो आपका हम लोग कह रहे हैं कि बीएलडीसी मोटर है, जो कि 5 वायर वाला है। जो 5 वायर वाला जो मोटर है, उसमें आप देखेंगे अगर, सो कंट्रोल आईसी भी जो है वो आपका मोटर के अंदर ही बिल्ट इन होता है, पीसीबी अंदर ही लगी होती है। तो उस मोटर की आईसी को भी ऑपरेट होने के लिए 270 वोल्ट डीसी दिया जाता है। और जो उसको छोटा स्मॉल वोल्टेज जो दिया जाता है आपका डीसी टू डीसी, दैट इज 15 वोल्ट वीसीसी वोल्टेज उस आईसी को ऑपरेट करने के लिए। और उसके बाद उसमें फीडबैक दिया जाता है, फिर कंट्रोलिंग पल्स दिए जाते हैं जिससे स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। सो स्पीड को, आउटडोर की स्पीड को, फैन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने का लॉजिक क्या है, कि जैसे हमने कंप्रेसर की बात किया, क्योंकि ये सारी जो है आपस में एक दूसरे से साथ सिंक है। कौन, इधर आईजीबीटी यानी कि जो पीएफसी सर्किट है वो, और इधर आपका कंप्रेसर का जो आईपीएम की जो फ्रीक्वेंसी है वो, और उसके साथ जो है आपका जो फैन मोटर, आउटडोर फैन मोटर की जो स्पीड है, ये तीनों ही आपस में लिंक्ड होते हैं, सिंक होते हैं बेसिकली। क्या जरूरत है, जब कंप्रेसर आपका हाई एम्पियर की तरफ जा रहा होगा और रिवर्स साइकिल उसका हाई होगा, उस केस में हमें जो है ज्यादा से ज्यादा हीट जो है कंडेंसर कॉइल से निकालनी होगी, यानी कि कंडेंसेशन जो है उस टाइम ज्यादा जरूरत पड़ेगा। सो आर जो फैन मोटर का जो स्पीड है वो बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर को, वो हॉट एयर को रिमूव कर सके। सो उस केस में ऑटोमेटिकली फैन की स्पीड हाई हो जाएगी। पहले के डिजाइन में ऐसा नहीं होता था, वो मैं एक अलग वीडियो में उसको डिस्कस कर लूंगा। लेकिन आज आज जो ये बीएलडीसी मोटर अगर है, उसका बेनिफिट ही ये है कि एक तो उसका पावर कंजप्शन और पावर लॉसेस जो है वो बहुत कम है, पावर कंजप्शन भी बहुत कम है। दूसरा, जो इसका आरपीएम है, वो आरपीएम अलग अलग एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो आप लो कर सकते हैं या हाई कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। तो एमसीयू हमने डिस्कस कर लिया, एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। देन पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और देन सेंसर की अगर बात करें, क्योंकि अभी ये टोटली सारा कुछ जो है वो थर्मल बेस्ड है, यानी कि जो कंडेंसर कॉइल है या कंप्रेसर है, कंप्रेसर का चाहे हेड प्रेशर हो, चाहे कंडेंसर कॉइल का एंड पॉइंट से जो क्रिटिकल टेम्परेचर हो आपका रेफ्रिजरेंट का, वो भी मॉनिटर होना जरूरी है। देन उसके बाद एम्बियंट सेंसर, ये भी, इसका भी आउटडोर का जो एम्बियंट सेंसर है, ये एम्बियंट टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो जैसे इंडोर के अंदर सबसे पहले मशीन ऑन करते हैं और सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन आता है वो रूम सेंसर की तरफ से आता है, रूम के अंदर क्या टेम्परेचर है, जिसके बिहाफ पर मशीन रेडी रहता है कि उसको कौन सा आ, किस आ, आ, उसका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो कहाँ पे स्टैंड करने वाला है, बेसिकली ये डिसाइड करता है प्रोग्राम के अंदर। तो आउटडोर के अंदर भी जो एम्बियंट सेंसर है, बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले जो इन चाहे वो डिस्चार्ज सेंसर हो, चाहे वो कंडेंसर का जो लास्ट पॉइंट पे लगा हुआ क्रिटिकल टेम्परेचर सेंसर हो, पाइप सेंसर जिसे कहते हैं, इन दोनों सेंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहला जो सेंसर होता है वो आपका एम्बियंट सेंसर है। क्योंकि एम्बियंट सेंसर जो बताएगा, आपका 3 मिनट का जो टाइम है ना, वो 3 मिनट का टाइम ऐसा होता है जिसमें हर डिपार्टमेंट से जो है ना वो आपका इंफॉर्मेशन आता है मशीन को, कि जो 3 मिनट के अंदर जो जो बाहर का और अंदर का जो इंडोर आउटडोर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, जिसपे बेहाफ पे वो अपना परफॉर्मेंस या अपनी रनिंग परफॉर्मेंस जो है वो डिसाइड करने वाली है मशीन। ये जो है सेंसर आपको बताएंगे। सो आउटडोर में अगर बाहर का टेम्परेचर अगर कम है, जैसे आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं, जनवरी में हैं हम लोग,
तो जनवरी में दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री के आसपास है। सो 12 डिग्री टेम्परेचर में अगर आप मशीन को, इस मशीन को अगर इंस्टॉल किया हुआ है अगर आपने, और मशीन चलाया अगर आपने, तो मशीन जो है अपना प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करेगा, आउटडोर स्टार्ट नहीं करेगा, कूलिंग स्टार्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आउटडोर का जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री के आसपास है। और नॉर्मली होता क्या है कि इन्वर्टर एसी के अंदर, वो कोई भी ब्रांड हो, बेसिकली ये डिजाइन ऐसा है कि इन्वर्टर जो है अगर बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री से लेसर है, 20 डिग्री से नीचे है, सपोज 17 18 या 16 15 14 नीचे की तरफ, अगर लेसर नीचे की तरफ है अगर, तो आउटडोर जो है वो सेंसर, जो एम्बियंट सेंसर है वो इंफॉर्मेशन देगा और आउटडोर को स्टार्ट नहीं करने देगा। चाहे इंडोर के अंदर आपका टेम्परेचर 30 34 35 कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि ये ऐसा इंटेलिजेंट आपका प्रोग्राम है कि आउटडोर का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया उसने, तो वो आपका डिसाइड हो गया कि ये नहीं, आपका आउटडोर नहीं चलेगा, इंडोर आपका फैन मोटर चलता रहेगा। तो कुछ अगर आप ऐसी जगह ये मशीन अगर रेकमेंड कर रहे हैं, जैसे सर्वर रूम के अंदर, या ऐसा जो जहाँ पर आपका बाहर का टेम्परेचर कम है और अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। सर्वर रूम में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सर्वर रूम के अंदर हमेशा जो है टेम्परेचर जो है वो आपका 34 35 डिग्री तक रहेगा रहेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। तो ऐसी जगहों पे आपको हमेशा कमर्शियल यूनिट को ही रेकमेंड करना चाहिए, क्योंकि ये आरएसी है। आरएसी का मतलब हो गया रूम रेजिडेंशियल एयर कंडीशनिंग या रूम एयर कंडीशनिंग। अगर आपको कमर्शियल पर्पस के लिए चाहिए तो उसके लिए अलग से मॉडल आते हैं, वो आप रेकमेंड कर सकते हैं। सो ये सिर्फ वेस्टार कंपनी के एसी के साथ नहीं है, ऐसा ऐसा सभी एसियों के साथ है। अभी जितने भी नए डिजाइन आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट का जो पैरामीटर्स है, जो उसके नया कंडीशन है कि आप जो मशीन को डिजाइन करेंगे वो इस क्लाइमेट के अंदर इस टाइप का पैरामीटर्स होने चाहिए। इस पैरामीटर के आप मशीन को आप प्रोग्राम इसका डिसाइड करो। तो ये डिजाइन जो है आपका, जो एम्बियंट सेंसर है बेसिकली, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो बाहर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा। अगर बाहर का टेम्परेचर, आप अब लोअर साइड तो हमने इसको देख लिया, बट हायर साइड की बात करें अगर, अगर हायर साइड में ये टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, क्योंकि रोटरी के अंदर नॉर्मली हम लोग मेंशन करते हैं अप टू 55 डिग्री तक हमारा एसी रन करेगा हमारा। बट अब 55 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर निकल गया है अगर, सो उस केस में भी जो है आउटडोर का बंद करना जरूरी है उसको, क्योंकि ओवर हीटिंग के चांसेस रहेंगे। सो अप टू 55 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हम लोग चलाएं अगर एसी को, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका एक टेम्परेचर के बाद नॉर्मली जो क्रिटिकल टेम्परेचर की जो सिचुएशन है, जहां पर आपका वेपर का स्टेट चेंज होने वाला है, वहां पर अगर टेम्परेचर अगर पहुंचता है अगर, तो मशीन जो है ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो डाउन कर देगा, कम कर देगा, और मशीन जो है वो कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी, जिससे मशीन आपका ट्रिप नहीं होगा, बंद नहीं होगा। सो ये ऐसा इंटेलिजेंट प्रोग्राम है। सो डिस्चार्ज सेंसर, ये तो एम्बियंट सेंसर को हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्चार्ज सेंसर की अगर बात करें, डिस्चार्ज सेंसर के ऊपर इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेसिकली। और इसका कंप्रेसर का जो हेड प्रेशर है उसको ये मॉनिटर करता है, क्योंकि कंप्रेसर एक ऐसा पार्ट है जहां पर सबसे ज्यादा हॉटर जो पोर्शन है वो आपका कंप्रेसर का डिस्चार्ज पोर्शन होता है, जहाँ पे समटाइम 70 80 90 डिग्री टेम्परेचर तक भी आपका रेस कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि मशीन का परफॉर्मेंस पैरेलली, मशीन की जो सर्विस है हुई है या नहीं हुई है प्रॉपर। सो किसी भी रीजन से अगर आपका मशीन का हेड प्रेशर बढ़ता है कंप्रेसर का, तो वो कट ऑफ करना जरूरी भी है। किस रीजन से बढ़ सकता है हेड प्रेशर आपका? हेड प्रेशर बढ़ सकता है कंप्रेसर का, अगर गैस टॉप अप कर दी हो, ओवर टॉप अप कर दिया है बिना मापे या उसको वेट किए आपने, अगर गैस टॉप अप कर दी, तब भी वो हेड प्रेशर उसका बढ़ेगा। अगर कंप्रेसर का जो है वो फैन स्पीड अगर एबनॉर्मल है अगर, तो तब भी आपका
प्रॉपर हीट जो है वो कंडेंसेशन नहीं हो पाएगी, ओवर हीटेड का सिचुएशन बनेगा, तब भी हेड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं। या कंडेंसर कॉयल आपका प्रॉपरली क्लीन नहीं हो, अगर फिन्स ब्लॉक हो, या मशीन ऐसी जगह लगी है जहां पर कि हॉट एयर जो है वो आपका रिमूव नहीं हो पा रहा हो जितना मात्रा में निकलना होना चाहिए, या डायरेक्टली मशीन जो है वो सनलाइट एक्सपोज में लगा हो, डायरेक्टली सनलाइट उसके ऊपर पड़ता हो, तो या मशीन के आगे की तरफ जो है आपने कोई ऐसा सरफेस हो जिससे कि हॉट एयर टकरा के वापस मशीन में घूम कर आती हो, जिसे हॉट पॉकेट कहते हैं हम लोग सिचुएशन। तो इन सब के केस में जो है आपके हेड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे भी मशीन को कट ऑफ करना जरूरी है। सो ये सेंसर जो है वो आपका कंप्रेसर का हेड प्रेशर बढ़ने का, टेम्परेचर बढ़ने का इंफॉर्मेशन दे के मशीन को कट ऑफ कर देगा, एरर आ जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आगे। नेक्स्ट इज कंडेंसर कॉयल टेम्परेचर सेंसर। कंडेंसर कॉयल का जो टेम्परेचर सेंसर है उसमें एंड पॉइंट में जो आपका कंप्रेसर कॉइल का लगा होता है, जहां पर हम लोग कहते हैं कि जो वेपर है उसका जो स्टेट है वो चेंज हो गया, पार्शियल लिक्विड पार्शियल वेपर जो कंडीशन में है, वहां का टेम्परेचर रिकॉर्ड भी होना जरूरी है। अगर किसी रीजन से अगर कंडेंसर कॉइल ब्लॉक होने की वजह से या टेम्परेचर बढ़ गया हो, जैसे हॉट पॉकेट का सिचुएशन बताया, तो उस केस में जो आपका होगा क्या कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वेपर का, अगर उसको क्रॉस कर दिया उसने, तो वहां पर कूलिंग करेगी नहीं मशीन, और टोटली अ, जो लिक्विड होना चाहिए वो लिक्विड जो है पूरी तरह से अगर वेपर रही रही अगर वो उसका स्टेट चेंज नहीं होता है, तो तब भी ये प्रॉब्लम का एक रीजन हो सकता है। सो इसको भी यहाँ से भी कट ऑफ करने का एक सेंसिंग पल्स लिया जाता है, तो यहाँ से ये हम लोग कट ऑफ कर सकते हैं, एसओएस में डाल सकते हैं इसको। सो ये सेफ्टी पर्पज से यूज किए जाते हैं सेंसर बेसिकली। ये सारे काम हो गए इनके। और और कैपिलरी अगर बात करें इस मॉडल के अंदर, तो वो कैपिलरी ट्यूब यूज कर रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल यूज नहीं हो रहा है। फोर वे वॉल इसमें नहीं है, बेसिकली फोर वे वॉल का मतलब हो गया हॉट एंड कोल्ड मशीन, तो ये इसमें नहीं है इस मॉडल के अंदर। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इंडोर पीसीबी का ये व्यू है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रिले है, और यहाँ पे आपका इंडोर जो मोटर है, हमारा जो बीएलडीसी मोटर है वो है। और अब 2026, इवन 2025 में भी जो मशीनें आई थी उसमें जो एस एम पी एस ही यूज हो रहा है, अभी सभी में एस एम पी एस सप्लाई यूज होती है। अब आपका ये ट्रांसफार्मर बेस्ड सप्लाई नहीं बनती, अलग से एलवीटी लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं अब टोटली जो है वो एस एम पी एस बेस्ड सप्लाई है। एस एम पी एस मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका बेनिफिट क्या है, एक तो ये लोएस्ट वोल्टेज पे 110 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो सकता है। दूसरा, इसका नॉइस बहुत कम होता है, ओवर हीटेड के चांसेस नहीं है। सेकंड, इजी रिपेयर है, इकोनॉमिक रिपेयर, सस्ता वाला पड़ जाता है रिपेयर भी। और सप्लाई आउटपुट जो है वो रेगुलेट वोल्टेज है। अनस्टेबल वोल्टेज जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर, ये ड्रॉबैक थे ट्रांसफार्मर के, वोल्टेज अगर ज्यादा आए या कम आए तो उसमें हमिंग की प्रॉब्लम आती थी। लेकिन एसएमपीएस डिजाइन में कभी ये इशू नहीं आते हैं, लो वोल्टेज पे भी ये आपका ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ पे रिले रिले जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो एक फेस को कट ऑफ करते हैं और न्यूट्रल यहाँ से कॉमन उठा के आउटडोर को दे दिया जाता है। तो ये इंडोर पीसीबी का व्यू है, जिसमें यहाँ पे सेंसर लगेंगे आपके। ये दो सेंसर लगे हुए हैं, और ये डिस्प्ले का कनेक्शन है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लूवर्स के लिए है। और इसके बैक साइड में आप देखें तो ये माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे लगा हुआ है। और ये आपके आ, एक ब्रिज आईसीज होती है बेसिकली, जो कि आप लूवर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लूवर्स को एडजस्ट करते हैं। तो इसको बीच में लगाना जरूरी है ना, क्योंकि ये जो आईसी है ये एक तरह के गेट होते हैं, इसके अंदर गेट होते हैं, ये डिजिटल गेट की तरह काम करता है। और इसमें
क्योंकि लूअर्स मोटर को जो है ना वो 12 वोल्ट डीसी दिया जाता है, तो 12 वोल्ट डीसी डायरेक्टली, क्योंकि एक एक बाइंडिंग को उसको जब कंट्रोल करेंगे माइक्रो कंट्रोलर से, तो किसी रीजन से हो सकता है कि मोटर अगर शॉर्ट हो जाए, 12 वोल्ट डायरेक्टली आईसी के ऊपर ना आए, तो बेसिकली इनको प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। सो हाई वोल्टेज डायरेक्टली सीपीयू आईसी को नहीं दिया जाता है, तो 5 वोल्ट पे ही ऑपरेट होता है। इससे ज्यादा इधर दिया तो प्रॉब्लम आ सकती है। और ये जो है मेन कंट्रोलर आया है, आईसी है ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए इसके लिए इसमें जो है बीच में इस टाइप के ब्रिज लगाए जाते हैं, ताकि अ, जो भी अगर अगर कुछ रीजन से अगर वो शॉर्ट हो भी गया, अगर मोटर की तरफ से अगर स्पार्क भी हो गया अगर, तो डायरेक्टली ये वोल्टेज यहाँ पे पास नहीं होने देगा, इधर नहीं आने देगा, क्योंकि ये आइसोलेट गेट की तरह काम करता है एक, है ना। ये आउटडोर पीसीबी के अंदर आप देखें तो इसमें रिएक्टर जो है आपका पीसीबी में बिल्ट इन है, अलग से ट्रांसफार्मर लग के नहीं आता, अभी ये इसी में ही लगा हुआ है। और ये कैपेसिटर हो गया आपका मेन। और इसके अंदर आप देखें हीट सिंक, इसके अंदर जो है आईपीएम है। आईपीएम के अंदर बैक साइड आपका व्यू ये रहा आईपीएम का। और ये आउटडोर फैन मोटर का कनेक्शन है जो कि बीएलडीसी मोटर है। डीसी टू डीसी एस एन पी एस सप्लाई जो हम लोग बात कर रहे थे, वो ये रहा। इस सप्लाई के अंदर आप देखें अगर, तो ये इस कैपेसिटर के ऊपर आप देखेंगे 270 डीसी वोल्टेज आएगा इधर। और ये डीसी वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर के थ्रू एक कंट्रोलर आईसी लगा है इधर। यहाँ पे आप देखें अगर, ये पीडब्ल्यूएम आईसी है जो कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है, ऑसिलेटर आईसी इसे समटाइम कहते हैं हम लोग। और ये स्विच करता है, स्विच करने के बाद यहाँ से 15 वोल्ट और 5 वोल्ट, 5 वोल्ट डायरेक्टली नहीं बनते बेसिकली, 15 वोल्ट और 7 वोल्ट, समटाइम 15 वोल्ट से ही क्या करते हैं उसे ड्रॉप डाउन करके एक 7805 लगा के आईसी, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है ये रेगुलेटर, और इसके थ्रू 5 वोल्ट बनाएंगे और ये माइक्रो कंट्रोलर को दे दिया जाता है ऑन करने के लिए। सो आईपीएम के लिए भी 15 वोल्ट डीसी की जरूरत है। यहाँ पे भी 15 वोल्ट डीसी दिया जाता है, जो कि फैन मोटर का जो कंट्रोल आईसी है उसको ऑपरेट करने के लिए। और तो इस तरह से ये पूरा काम करता है आपका। यूवीडब्ल्यू के तीनों के कनेक्शन यहाँ पर आप देखें तो ये कंप्रेसर के कनेक्शन है जो डायरेक्टली आईसी को, कंप्रेसर को चला जाएगा। अब इसके एरर की हम लोग बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अगेन मॉडल में रिपीट कर दूं, 183 आई के डीजी मॉडल है ये। और मैन्युफैक्चरिंग ईयर है अक्टूबर 2025। कंट्रोलर बोर्ड का नाम है एल्जिन। यानी कि इस पीस कंट्रोल पीसीपी का जो एरर चार्ट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो डबल ई का मतलब हो गया आपका इंडोर मशीन ई फॉल्ट। इंडोर मशीन ई फॉल्ट का मतलब जो इंडोर के ऊपर जो आपका कंट्रोलर आईसी लगा हुआ है, उसमें इप्रोम के अंदर जो प्रोग्राम है वो करप्ट हो गया। इस केस में आपको क्या करना है, इंडोर पीसीपी चेंज करना है। प्रोग्राम आप अपने लेवल पे वहां पे प्रोग्राम रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता वो, तो आपको पीसीबी चेंज करना है। सो यहाँ पे नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पे 25 में जो मेंशन किया हुआ है, ये इंडोर के ऊपर जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसके ऊपर ये डिजिट आपके लिखे आएंगे। और यहाँ पर आप देखें आउटडोर पीसीपी में जो एलईडी, सिंगल एलईडी होती है, ये एलईडी ब्लिंक करेगी, नंबर ऑफ टाइम अगर ब्लिंक करेगी। ये वहां से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या एरर है। सो ई1 का मतलब हो गया आपका इंडोर फैन मोटर फॉल्टी। जबकि ई टू भी आपका बता रहा है क्या, इंडोर फैन जीरो क्रॉसिंग एबनॉर्मल। सो पहला वाला ई1 जो है वो आपका इंडोर फैन मोटर, यानी कि इंडोर फैन मोटर मूव तो कर रहा है, ब्लोअर तो मूव कर रहा है, लेकिन स्पीड उसकी एबनॉर्मल है, जो कि कंट्रोल में नहीं है। सो इस केस में जब भी आप मशीन ऑन करेंगे तो मोटर तो घूम रही होगी, लेकिन कुछ देर के बाद आपका ई1 एरर आ जाएगा। तो सिंपली जितनी देर के लिए भी मशीन चल रही है आपको क्या करना है, उसका फैन स्पीड लो मीडियम हाई करना है, जिससे आप ये समझ सकते हो कि फैन स्पीड कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही है। सो आप डायग्नोज कर सकते हैं कि फैन मोटर खराब है, या पीसीबी के अंदर से कंट्रोलिंग पल्स नहीं जा रही है उधर अपने फैन मोटर के लिए।
वो आप चेक कर सकते हैं। E2 का मतलब हो गया आपका कि फैन मोटर का जो रोटर है, ब्लोअर है, वो बेसिकली मूव नहीं कर रहा है। अगर वो मूव नहीं करेगा तब भी आपका मोटर का एरर प्रॉब्लम हो सकता है, वो मोटर को आपको चेक करना है। E3 का मतलब हो गया आपका कि इंडोर कॉइल सेंसर जो है आपका वो फॉल्टी है, तो वो चेंज कर देंगे। E4 का मतलब हो गया जो आपका इंडोर एम्बियंट सेंसर है वो आपका फॉल्टी हो सकता है, ये आपको चेंज करना है। E6 बेसिकली कम्युनिकेशन है, इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन फॉल्ट बता रहा है। इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन फॉल्ट में मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि भाई हमने तो वायर चेंज कर दी है। तो सिंपल वायर चेंज करने से अगर आप समझ रहे हैं कि भाई अगर ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, अगर प्रॉब्लम इंडोर पीसीबी या आउटडोर पीसीबी में हुई तो तब भी आपका कम्युनिकेशन का इशू आएगा। या आउटडोर पीसीबी में ही अगर न्यूट्रल फेस और लाइव नहीं आया अगर, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, आउटडोर पीसीपी स्टार्ट नहीं होगा। तो आउटडोर पीसीपी को समझने के लिए उसमें जो एलईडी लगी हुई है आउटडोर पीसीपी में पावर की, वो देखना है वो ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो ग्लो नहीं कर रहा है तो अंडरस्टूड है कि भाई बाहर वोल्टेज नहीं आ रहा है, आपको डायरेक्टली आउटडोर यूनिट के जो टर्मिनल पॉइंट है वहां पर एसी वोल्टेज मेजर करना है। 220 230 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर 220 230 वोल्ट अगर आउटडोर के टर्मिनल में आ रहे हैं तब भी अगर इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है पीसीबी के अंदर, तो यानी कि आउटडोर पीसीबी फॉल्टी है, वो उसको रिप्लेस करना है। सो इंडोर और आउटडोर के बीच में वायर एक तो कभी भी ज्वाइंट नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ ज्वाइंट जितने ज्यादा होंगे उतने सिग्नल ड्रॉप करेगा, और जितना पुरानी वायर आप यूज करेंगे ये समझ लीजिए उतना वो कॉपर जो वायर है हो सकता है कि उसके इम्पिडेंस चेंज हो गया हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो वायर का। क्योंकि लंबे टाइम से अगर वो यूज हो रहा है कहीं किसी दूसरे जगह पर, आपने वोल्टेज वाली वायर, हाई वोल्टेज वाली वायर अगर कहीं यूज हो रही हो तो हीट होके हो सकता है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो गया हो, जिससे उसका क्या होगा, ड्रॉपिंग करेगा सिग्नल को ड्रॉपिंग करेगा। तो फिर तब भी आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो ये वोल्टेज जब आप चेक करते हैं न्यूट्रल और सिग्नल के बीच में डीसी वोल्टेज, इसको ये 29 वोल्ट टू 18 वोल्ट, 29 और 18, यानी कि एक बार वो हायर साइड जो आपका 29 वोल्ट आएगा और दूसरी साइड जो ड्रॉपिंग होगा वो आपका 14 वोल्ट। तो जस्ट हाफ वोल्टेज हो जाएंगे आपके। तो जब भी आप कम्युनिकेशन वोल्टेज चेक करते हैं वो न्यूट्रल और सिग्नल के बीच में डीसी रेंज पर रख करके मीटर को आप चेक करें, मशीन को ऑन करें। और जब आप 3 मिनट का टाइम हो रहा हो या उससे ज्यादा भी हो गया हो या आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया हो, ये जो वोल्टेज है आपके कंटिन्यूअसली जो है ना आपके लो और हाई होता रहेगा। सो वन साइड अपर साइड आपने रिकॉर्ड करना है कितना हाई गया, और दूसरी साइड डाउन साइड वाला वोल्टेज कितना है, हमेशा हाफ होना चाहिए वोल्टेज। अगर है तो इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन पल्स आ रहा है, ठीक ठाक है। अगर कम है वोल्टेज अगर, तो आप समझ जाओ कि रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ गई है केबल की, या उसमें नंबर ऑफ जॉइंट ज्यादा है, चूहे ने काट दिया बीच में, या रस्टिंग हो गई है केबल के ऊपर, जिसकी वजह से जो हायर साइड वाला जो वोल्टेज है वो पूरा हायर ना जा करके कम आ रहा हो। और उसके बाद सपोज अगर 10 वोल्ट तक गया और उसका हाफ हो गया 5 वोल्ट, तो आप ये समझ जाओ कि ये वोल्टेज आपके ड्रॉप हुए हैं, पूरे नहीं है ये वोल्टेज। हाँ, एक चीज और भी हो सकती है कि जैसे कि ये आईपीएम बेस्ड पीसीबी है, अगर मैग्नेट की पीसीबी में आप देखें अगर, उसमें क्या होता है कि टोटली 6 आईजीबीटी लगा हुआ है उसमें आईपीएम की जगह पर। सो वहां पर जो वोल्टेज जाते हैं वो वोल्टेज कम होते हैं, उसमें आप जाएंगे 19 वोल्ट तक जाएगा वो। 19 वोल्ट का हाफ हो जाएगा ना आपका 9 वोल्ट। तो मैग्नेट की पीसीबी में जो कम्युनिकेशन वोल्टेज है वो कम होते हैं। वहां पे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि केबल ओवर लेंथी ना हो, नंबर वन। दूसरा, केबल ज्यादा जॉइंट ना हो उसमें, वो तो चलता ही नहीं है नहीं तो यहाँ पर जो आईपीएम बेस्ड है बेसिकली, यहाँ पर आपको 29 वोल्ट तक आपको मिलेगा, और उसका आधा मिलेगा आपको 14 वोल्ट का। तो अब ये कम्युनिकेशन वोल्टेज को हमें जरूर चेक करना चाहिए। E0 का मतलब हो गया आउटडोर पीसीबी के ऊपर जो सीपीयू आईसी है उसका जो इप्रोम प्रोग्राम है वो करप्ट हो गया है, तो आप आउटडोर पीसीबी चेंज कर दीजिए। F1 का मतलब हो गया आपका कंप्रेसर स्टार्ट फॉल्टी।
यानी कि उसका फेस हो सकता है गलत लगा दिया हो यूवीडब्ल्यू किसी ने, या पीछे से ही आपको गलत लग के आया हो। तो इसको आपको करेक्ट करना है, तो F1 का एरर आएगा। F2 का मतलब हो गया कंप्रेसर आउट ऑफ स्टेप, यानी कि फेस लूज। अगर फेस लूज हो गया, अगर दो फेस पे भी अगर कंप्रेसर चलने की कोशिश करेगा, तब भी आपका जो है ये एरर आएगा। सो आपको यूवीडब्ल्यू कनेक्शन, मेल फीमेल जो कनेक्टर है वो भी चेक करना है प्रॉपरली कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन F3 का मतलब हो गया आईपीएम मॉड्यूल फॉल्टी, यानी कि आउटडोर पीसीपी आप चेंज कर दीजिए। F5 का मतलब हो गया आपका डिस्चार्ज टेम्परेचर फॉल्टी। सो F5 में जब भी प्रॉब्लम आएगा, तो डिस्चार्ज डिस्चार्ज जो टेम्परेचर सेंसर है उसको चेक करना है आपको, रेफरेंस वैल्यू जो कि 45 डिग्री टू 47 डिग्री होना चाहिए एम्बियंट टेम्परेचर के ऊपर। 25, 26, 27 डिग्री बाहर का अगर टेम्परेचर है, उस पे आप अगर उसको चेक करेंगे 200 किलो ओम की रेंज पे, अगर सो कंटिन्यूटी रेंज पे आप रखेंगे उसको, तो यहाँ पे आपका 47 किलो ओम या समटाइम 45 किलो ओम से 50 किलो ओम के बीच में इतना रेंज पे दिखाना चाहिए हो। लेकिन हमेशा जब भी आप मीटर के ऊपर ओम्स रेंज चेक करें कंटिन्यूटी का, तो डायोड रेंज पे रख के ना चेक करें, उस पर नहीं दिखाएगा वो वैल्यू। हमेशा किलो ओम या मेगा ओम के रेफरेंस के वैल्यू पे आप चेक कीजिए। मेगा ओम रेजिस्टेंस वैल्यू पे जब भी आप चेक करेंगे, कभी दोनों एंड से जो है ना टच नहीं करना है मीटर के प्रोड को, नहीं तो आपके बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो दिखाएगा वो 10 किलो ओम के आसपास, जो कि गलत है। सो हमेशा उन दोनों प्रोड पे उंगली नहीं रखना है, हमेशा पॉइंट पे रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सेंसर के, तो वो रेफरेंस वैल्यू बताएगा या नहीं बताएगा। कई बार ऐसे देखा देखा गया है कि नॉर्मल कंडीशन में तो वो ठीक दिखाता है, बट जैसे ही वो फंक्शनल कंडीशन में आता है वो माल फंक्शनिंग करने लगता है। तो इस केस में आपको सेंसर चेंज करके आप देखें, तो रेफरेंस वैल्यू आप यही होना चाहिए आपका 47 किलो ओम से 50 किलो ओम के बीच में, या 45 किलो ओम से लेके 50 के बीच में ही होना चाहिए। सो ये हो गया हमारा डिस्चार्ज सेंसर। F7 का मतलब हो गया आपका कंडेंसर कॉइल के आउटपुट में जो आपका पाइप सेंसर है, कॉइल सेंसर है, वो ये 10 किलो ओम का सेंसर होता है बेसिकली ये भी। और एम्बियंट सेंसर जो F8 का जो एरर है वो एम्बियंट सेंसर का है। इसका भी रेफरेंस वैल्यू आपका एम्बियंट सेंसर का जो वैल्यू होता है वो भी 10 किलो ओम के अंदर ही होगा आपका। F9 के अंदर जो डीसी फैन मोटर है वो अगर फॉल्टी है, उसका स्पीड एबनॉर्मल है अगर, या नहीं चल रहा है अगर, तो हो सकता है क्योंकि कंट्रोल आईसी उसी के अंदर है, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं मोटर को। कैसे आप चेक करना है वो मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को डाल देता हूँ। P1 का मतलब हो गया जी, P1 बेसिकली आउटडोर एसी करंट प्रोटेक्शन है। बेसिकली आउटडोर एसी करंट का मतलब आउटडोर में कहीं अगर इनपुट एसी में अगर कहीं शॉर्टिंग हुई है, ब्रिज रेक्टिफायर कहीं शॉर्ट हो गया अगर, उस केस में क्या होगा, आउटडोर का जो करंट हाई होने की वजह से करंट हाई चेक करने का मौका ही नहीं मिलेगा, इमीडिएट जो है वो कट ऑफ कर देगा। तो आप P1 समझ सकते हैं कि आउटडोर साइड जो है कहीं शॉर्टिंग है, चेंज कर दो। P2 का मतलब हो गया आपका कंप्रेसर फेस करंट प्रोटेक्शन। कंप्रेसर का फेस में करंट में अगर चेंज होगा कहीं पे अगर यूवीडब्ल्यू के अंदर, तब भी आपका P2 का एरर आएगा। इस केस में आपको कंप्रेसर साइड चेक करना है, उसका इंपीडेंस चेक करना है, यूवीडब्ल्यू का बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो या ओपन ना हो या हाई करंट ना, हाई इंपीडेंस ना हो गया हो। P3 का मतलब हो गया आपका इनपुट एसी हाई एंड लो, यानी कि इनपुट वोल्टेज अगर लो या हाई है अगर, तो वो आपको स्टेबलाइजर चेक करना पड़ेगा प्रॉपर है या नहीं है। देन उसके बाद P4 का मतलब हो गया आपका डीसी बस वोल्टेज हाई एंड लो। सो ये हो गया आपका डीसी टू डीसी सप्लाई से रिलेटेड है, अगर आउटडोर पीसी में प्रॉब्लम हुआ देन P4 का एरर आएगा। P5 का मतलब आईपीएम ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। अगर आईपीएम का टेम्परेचर हाई हो गया किसी रीजन से, या उसके ऊपर जो जो टेम्परेचर सेंसर है वो नहीं अगर टाइट किया स्क्रू से अगर, तब भी ये हाई हो जाएगा टेम्परेचर और ये कट ऑफ करने लगेगा। तो वो आपको चेक करना है किस रीजन से वो कट ऑफ हो रहा है, पीसीबी खराब है, या जो उसके ऊपर जो वाइट ग्लू लगा हुआ है आपका, वो ग्लू किसी ने हटा दिया है या लगाया नहीं दोबारा से, तभी प्रॉब्लम हो सकता है। P6 का मतलब हो गया आपका डिस्चार्ज ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। अगर हेड प्रेशर कंप्रेसर का बढ़ जाएगा तो डिस्चार्ज का भी अक्रॉस जो टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसका थर्मल वैल्यू चेंज होगा, तो P6 का एरर आएगा। तो आपको देखना है ओवर टॉप ऑफ गैस तो नहीं है, कंडेंसर कॉइल क्लीन है कि नहीं है, फैन स्पीड नॉर्मल है या नहीं है, वो सारी चीजें चेक करना है। P7 का मतलब होगा आपका
कूलिंग इंडोर कॉयल एंटी फ्रीजिंग, अगर कूलिंग कॉयल के अंदर अगर एंटी फ्रीजिंग का इशू आएगा तो कहीं गैस लीकेज तो नहीं है, कंडेंस कॉयल चोक तो, एवोपरेटर कॉयल चोक तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको चेक करना है। P8 का मतलब हो गया कूलिंग आउटडोर कॉयल ओवरहीट, ये आपका P8 और P9 दोनों ही हॉट एंड कोल्ड मशीन का है, ये हमारा फोकस में नहीं है। PC का मतलब हो गया आपका कूलिंग आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। सो आउटडोर का जो टेम्परेचर है आपका, अगर वो लेसर हो गया जैसे 12 डिग्री दिल्ली में अभी, तो ये अगर यहाँ पे चलाएंगे मशीन तो पीसी बताएगा। सो पीएच का मतलब हो गया आपका आउटडोर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, एक्सेस हो गया है, दैट टाइम एम्बिएंट आपका पीएच हो जाएगा। तो ये है इस अक्टूबर 2025 मॉडल आईकेडीजी का एरर चार्ट, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। सेम ये आपको मशीन के ऊपर भी पेस्ट मिलेगा आपको। ये आउटडोर सेंसर के रेफरेंस वैल्यू है जो कोल्ड कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं। सो इसके साथ ही हम लोग इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।